ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। यूपी के मुरादाबाद में एक युवक ने अपनी ही पत्नी से जान का खतरा बताते हुए पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। युवक का आरोप है कि उसने मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाया, उसे लिखाया और एएनएम की नौकरी दिलवाई। अब वही उसकी दुश्मन बन बैठी है, क्योंकि एएनएम बनते ही उसकी पत्नी दूसरे को दिल दे बैठी। तो मैं कैसे क्या करूंगा बताओ, रह के ये मरवा देगी मुझे डर इसलिए है कि मरवा देगी। पीड़ित संतपाल ने कहा कि उसने अपनी पत्नी को एएनएम की नौकरी दिलाने के लिए दिन रात मेहनत की और 5 से 6 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन नौकरी मिलने के बाद वो पड़ोस में रहने वाले सुनील चौहान नाम के शख्स के प्यार में पड़ गई। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ी। पत्नी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बना ली। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो उसमें हम लोग गहराई से इसकी छानबीन कर रहे हैं और जो आरोप प्रत्यारोप है उसके दृष्टिगत जो भी साक्ष्य मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। संतपाल की शादी 2014 में पम्मी सागर से हुई थी। शुरुआती कुछ सालों तक सब कुछ ठीक रहा, उनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन आरोप है कि एएनएम बनते ही पत्नी का रवैया बदल गया। यूपी के कुशीनगर में कुछ दिन पहले एक प्रेमी जोड़े का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला था। अब इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और लड़की के बुजुर्ग पिता को गिरफ्तार किया है। जिस तरह से दोनों के शव पेड़ पर लटके मिले थे, पुलिस को ये देखते ही अंदाजा हो गया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर का मामला है। शक के आधार पर पुलिस ने लड़की के परिजनों से सख्ती से पूछताछ की और मामले का खुलासा हो गया। जांच में पता चला कि राहुल निषाद और आशु कुशवाहा के बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन जब आशु के परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने खौफनाक साजिश रच डाली। पुलिस ने अब आशु के चचेरे भाई, भाभी और पिता को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों ने पहले आशु की हत्या की और फिर राहुल को घर बुलाकर उसका भी कत्ल कर दिया और बाद में दोनों के शव को पेड़ पर लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या का लगे। मुंबई में कुछ दिन पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आत्महत्या कर ली थी। अब इस मामले में पुलिस ने एक युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया है, जिन पर चार्टर्ड अकाउंटेंट को ब्लैकमेल करने का आरोप है। सफेद टी शर्ट और लाल रंग की लोअर में दिख रही इस लड़की का नाम सबा कुरैशी है और इसके पीछे जो लड़का नजर आ रहा है उसका नाम राहुल परवानी है। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने सांता क्रूज के यशवंत नगर में रहने वाले 32 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट और अपने दोस्त राज मोरे का प्राइवेट वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करने लगे। दावा है कि ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर राज मोरे ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। राज के परिवार का कहना है कि इन दोनों ने राज के प्राइवेट वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी और 1.5 साल में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की थी, जिसके चलते राज मानसिक तनाव में था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सरकारी स्कूल के बाथरूम में सीसीटीवी मिलने से हड़कंप मच गया। अब आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। जैसे ही कलेक्टर को जानकारी मिली, तुरंत तहसीलदार को वक्सवाहा के शासकीय स्कूल में भेजा गया। जांच की गई तो पाया गया बॉयज बाथरूम के बाहर सीसीटीवी लगे हैं। हालांकि सीसीटीवी की तारें कटी हुई हैं, जो किसी गंभीर साजिश की तरफ इशारा कर रही है। इधर प्रधानाचार्य का तर्क है कि सीसीटीवी डमी के तौर पर लगाए गए थे ताकि शौचालय में की जाने वाली तोड़फोड़ को रोका जा सके। प्रियंका ये भी कहना है कि डीवीआर में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। अगर आरोप सही पाए गए तो प्रिंसिपल के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है। मध्य प्रदेश के भोपाल में ऐशबाग ब्रिज, जो अपने 90 डिग्री के डिजाइन की वजह से विवादों में आया था, बिल्कुल उसी तर्ज पर अब इंदौर में भी एक 90 डिग्री का रेलवे ओवरब्रिज सामने आया है, जो चर्चा का विषय बन गया है। पहले भोपाल का 90 डिग्री वाला पुल और अब इंदौर का 90 डिग्री वाला ओवरब्रिज। सिर्फ शहर अलग अलग है, लेकिन तस्वीर करीब करीब एक जैसी है। इंदौर का ये ब्रिज पोलो ग्राउंड इंडस्ट्रियल एरिया में MR4 को जोड़ता है। बताया जा रहा है कि इस ब्रिज को अंग्रेजी के Z अक्षर की तरह डिजाइन किया गया है। इतना ही नहीं, ब्रिज में 2 जगह 90 डिग्री के टर्न बनाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक PWD ने ट्रैफिक और सड़क की चौड़ाई का सही से सर्वे नहीं किया। विवाद सामने आने के बाद PWD के अधिकारी बैकफुट पर हैं। ब्रिज का तो इसलिए उसको पुनः परीक्षण किया जा रहा है। अगर कुछ सुधार किया जाएगा तो वो हो जाएगा। इधर कांग्रेस का कहना है कि अगर इसे समय से ठीक नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। न्याय नहीं मिलने से नाराज पति पत्नी दंडवत होकर एसपी दफ्तर पहुंच गए। पीड़ित दंपति ने आरोप लगाया कि गांव के ही कुछ दबंगों ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया है।
लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज पति पत्नी अपनी गुहार लगाने दंडवत होकर एसपी कार्यालय पहुंचे। आज मैं दंड भरते हुए आया, क्योंकि मंदिर में आपको न्याय जब मिलता है जब दंड भरते जाओ। पीड़ित परिवार ने ये भी आरोप लगाया कि दबंगों ने शिकायत करने पर उनके साथ मारपीट भी की, जबकि पुलिस ने भी उन पर समझौते के लिए दबाव बनाया। फिलहाल एसपी ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। मान्यता है कि शिक्षक छात्रों को अच्छाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक स्कूल के प्रिंसिपल पर ही चोरी का आरोप लगा है। प्रिंसिपल की ही इस हरकत ने हर शिक्षक का सिर शर्म से झुका दिया है। चोरी साइकिलों की हुई, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी 23 साइकिलें। चोरी तब पकड़ी गई जब प्रिंसिपल 3 महीने से घर पर रखी साइकिलों को बेचने की योजना बना रहे थे। इसी दौरान किसी ने पुलिस को खबर कर दी। दरअसल जिन साइकिलों की चोरी हुई वो सरकारी योजना के तहत छात्राओं को बांटने के लिए आई थी, लेकिन उससे पहले ही स्कूल के प्रिंसिपल ने बड़ा खेल कर दिया। पुलिस ने जब इस मामले में छापेमारी की तो 23 साइकिलों को बरामद किया। बहरहाल प्रिंसिपल पर जांच बैठा दी गई है। कुछ दिन पहले यूपी सरकार ने कानपुर के सीएमओ को सस्पेंड कर दिया था और नए सीएमओ की नियुक्ति कर दी थी, लेकिन आज कानपुर के सीएमओ ऑफिस में एक अलग ही माहौल बन गया। दरअसल सस्पेंड हुए सीएमओ हाईकोर्ट से बहाल होकर लौट आए और कार्यभार संभाल लिया। सीएमओ ऑफिस पहुंचते ही हाईकोर्ट से बहाल होकर लौटे डॉक्टर हरिदत्त नेमी उसी कुर्सी पर बैठ गए जहां वो पहले बैठते थे। उनके ठीक पीछे डॉक्टर उदयनाथ भी बैठे हुए दिखाई दिए, जिन्हें सरकार ने हरिदत्त नेमी की जगह भेजा था। दफ्तर में हालात ना बिगड़े इसके लिए इलाके की पुलिस भी पहुंच गई थी। कुर्सी संभालने पहुंचे डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने सबसे पहले दफ्तर से डॉक्टर उदयनाथ की नेम प्लेट हटवाई और अपने नाम की प्लेट बनाने का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद वो दफ्तर में फाइल पर साइन करते दिखाई दिए। दरअसल जिले के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह से टकराव के चलते सरकार ने 19 जून को सीएमओ हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन इस निलंबन को हरिदत्त नेमी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को उनका निलंबन भी रद्द किया और नए सीएमओ की नियुक्ति पर भी स्टे लगा दिया। अब इंतजार इस बात का है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस मामले में क्या फैसला लेते हैं। धर्मांतरण का गिरोह चलाने के आरोपी छांगुर बाबा के ठिकानों पर आज बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी रही। यूपी के बलरामपुर में छांगुर बाबा ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके कोठी बना ली थी, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। छांगुर बाबा की ये चमचमाती कोठी अब चकनाचूर हो गई है। छांगुर बाबा के धर्मांतरण लोक को योगी सरकार के बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। करीब आधा दर्जन से अधिक जेसीबी लगी हुई है और लगातार हटाने का काम चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ लाल क्रॉस लगाया गया है। क्रॉस से ही इस तरफ का जो इलाका है, दाएं हाथ का इलाका है, वहीं तक ये बिल्डिंग ध्वस्त की जाएगी, बाकी की बिल्डिंग जो ही रहेगी। छांगुर बाबा न सिर्फ हिंदू लड़कियों के साथ छल कपट का धंधा चलाता था, बल्कि सरकारी जमीनों पर भी कब्जा कर लेता था। लेकिन जैसे ही उसकी पोल खुली, उसका साम्राज्य जमींदोज होने लगा। जिस सरकारी जमीन पर सरकार ने डिग्री कॉलेज बनाने की तैयारी की थी, उस पर छांगुर ने अपना महल खड़ा कर दिया था। छांगुर बाबा सलाखों के पीछे है, उसके गुनाहों के राज एक एक कर बाहर आ रहे हैं। यूपी के बलरामपुर में जिस कोठी पर बुलडोजर चला, वो न सिर्फ बाहर से चमचमा रही है, बल्कि अंदर का नजारा भी आलीशान था। इस सफेद रंग की कोठी को बनाने में छांगुर बाबा ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। इसकी बनावट ऐसी थी जैसे किसी बड़े व्यापारी या किसी बड़े नेता का फार्म हाउस हो, लेकिन प्रशासन की नजरों से ये ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाया। जिस हिस्से पर बुलडोजर चला, वहां 40 कमरे बनाए गए थे। इस अवैध हिस्से पर बिजली की सप्लाई के लिए सोलर पैनल लगाए गए थे। इस हिस्से में 10 सीसीटीवी लगाए गए थे। कोठी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर तार दौड़ाई गई थी। इस तार में रात के वक्त करंट दौड़ाया जाता था ताकि कोई अंदर ना आ सके। मेन गेट से कोठी तक जाने के लिए 500 मीटर की प्राइवेट रोड बनी हुई है। इस अवैध हिस्से को छांगुर बाबा ने उस नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर बनवाया था, जिसका धर्मांतरण करवाया गया था। सीएम योगी ने कल ही कह दिया था कि छांगुर बाबा को बख्शा नहीं जाएगा। आज मुख्यमंत्री आजमगढ़ में थे और इस बार उन्होंने छांगुर को जल्लाद बताते हुए उसका पक्का हिसाब करने की बात कही। एक तरफ बलरामपुर में छांगुर के अवैध किले पर बुलडोजर चल रहा था, तो आजमगढ़ से सीएम योगी छांगुर का काला चिट्ठा खोल रहे थे। और आपने देखा होगा, अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर हिंदू बहन बेटियों पर गलत नजर डाली तो अंजाम बुरा होगा। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था।
पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। छांगुर बाबा पर अभी तो एक्शन शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में छांगुर को अफसोस जरूर होगा कि उसने जो किया वो सही नहीं था। बात बिहार के, जहां इसी साल अक्टूबर नवंबर महीने में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले बिहार के वोटर वेरिफिकेशन पर घमासान छिड़ा हुआ है। चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन कराने के विरोध में महागठबंधन ने बंद का ऐलान किया। वोटर लिस्ट से नाम काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिसका बिहार में बड़ा असर दिखा। वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में बिहार के दरभंगा में आरजेडी कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गए और प्रदर्शन करते हुए नमो भारत ट्रेन को रोक दिया। नागरिक को तंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदर्शनकारी काफी देर तक नमो भारत ट्रेन के सामने प्रदर्शन करते रहे, जिसकी वजह से ट्रेन काफी देर तक वहां फंसी रही। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदर्शन की कुछ ऐसी ही तस्वीरें बिहार के अररिया जिले से भी सामने आई। यहाँ नरपतगंज रेलवे स्टेशन पहुंचकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और ट्रेन को काफी देर तक रोके रखा। बड़ी बात यह है कि प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सीधे सीधे चुनाव आयोग रहा, जबकि प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। अनोखे प्रदर्शन की एक तस्वीर बिहार के हाजीपुर से सामने आई। यहां पर आरजेडी कार्यकर्ता घोड़ा और भैंस लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। निर्वाचन आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और बिहार के हाजीपुर में घोड़े के ऊपर बैठकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 22 को जाम कर दिया। इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ता अलग अलग नारे लगाकर चुनाव से ठीक पहले वोटर वेरिफिकेशन कराने का विरोध जता रहे थे। निर्वाचन आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। कुछ आरजेडी कार्यकर्ता तो सड़क पर चादर बिछाकर सोते नजर आए। पूछने पर प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने बताया कि चुनाव आयोग भी सो रहा है, इसलिए वो चुनाव आयोग को नींद से जगाने के लिए कुछ इस अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। सो गए हैं नेताजी, आज सड़क पर सो नहीं गए, सड़क पर करे लोग को पूरा निर्वाचन आयोग की जो तौर तरीका है वो गलत है। हाजीपुर में आरजेडी कार्यकर्ता अपने साथ बुलडोजर लेकर भी आए थे और बुलडोजर पर चढ़कर वोटर वेरिफिकेशन कराए जाने का विरोध जता रहे थे। बिहार के मोतिहारी में तो विरोध प्रदर्शन के दौरान आरजेडी नेता मनोज गुप्ता और आईपीएस शिवम धाकड़ के बीच नोकझोंक हो गई। बताया गया कि आरजेडी नेता मनोज गुप्ता ने चक्का जाम किया था, लेकिन जैसे ही इसकी सूचना आईपीएस शिवम धाकड़ को लगी, वो तुरंत मौके पर पहुंचे और जाम को खुलवाया। जिसके बाद आरजेडी नेता मनोज गुप्ता और आईपीएस शिवम धाकड़ के बीच जमकर बहस हो गई। आप इस धरती पे सबसे प्रताड़ित आदमी आप हैं। मैं उससे आपसे सहमत हूं, पर कोई और आदमी को आप नहीं रोक सकते। पुलिस ने प्रदर्शनकारी आरजेडी नेताओं को 2 टुक शब्दों में चक्का जाम करने से मना किया, तो आरजेडी नेता पुलिस से उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने की मांग करने लगे। पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार गायत्री हो रहा है। तो हम लोगों को अरेस्ट कीजिए ना, थाने पे जाना है, चले जाइए पैदल खुद से। आपको थाने पे जाने का मैंने खुद से चले जाइए। आरजेडी नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन सरकार के इशारे पर विपक्ष के आंदोलन को कुचलना चाहता है। वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ बिहार में हुए इस विरोध प्रदर्शन की चर्चा आज देश भर में इसलिए भी हुई क्योंकि विरोध प्रदर्शन को धार देने के लिए खुद राहुल गांधी पटना पहुंच गए। राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और ये पहली बार हुआ कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक साथ सड़क पर उतर आए। इसके बाद महागठबंधन के नेताओं का काफिला आयकर गोलंबर से चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़ा, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने संविधान दिखाते हुए चुनाव आयोग पर आरएसएस और बीजेपी जैसा काम करने का आरोप लगा दिया। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आप अपना काम नहीं कर रहे हो। तेजस्वी यादव ने कहा कि गुजरात के 2 लोग तय नहीं करेंगे कि कौन वोट देगा और कौन नहीं। जो उनको आका जो लोग कहते हैं वही लोग कर रहे हैं। 2 गुजरात के लोग तय करेंगे कौन बिहारी वोटर वोट देगा कौन नहीं देगा। हालांकि बीजेपी ने विपक्ष के सभी आरोपों का खंडन किया। बीजेपी ने कहा महागठबंधन का बिहार बंद फ्लॉप शो है और ये लोगों को परेशान कर रहे हैं।
बिहार बंद को सफल कराने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया। पटना में खुद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला था, लेकिन जिस ट्रक में सवार होकर दोनों नेता मौजूद थे उसमें पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को नहीं चढ़ाया गया। वीडियो में नजर आया कि महागठबंधन के कई नेता ट्रक में चढ़ रहे थे। तभी वहां पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ट्रक पर चढ़ने नहीं दिया। पप्पू यादव काफी देर तक ट्रक के पीछे खड़े रहे। इस दौरान कई नेता ट्रक में चढ़ते रहे और पप्पू यादव सब कुछ देखते रहे। इसके कुछ ही देर बाद पप्पू यादव वापस लौट गए और सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। कुछ ऐसा ही हाल कन्हैया कुमार का भी हुआ। मुकेश सहनी के पीछे पीछे कन्हैया भी ट्रक में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। इसके बाद कन्हैया भी पप्पू यादव की तरह वापस लौट गए। हालांकि पप्पू यादव कह रहे हैं कि इससे कोई अपमान नहीं हुआ है। क्या हम गिर गए, पीछे बैक साइड में चोट लग गई। सभी दल के एक एक लीडर वहां पर मौजूद थे, चढ़े, नाम नहीं था, तो ये कौन सा अपमान हो गया। पप्पू यादव कह रहे हैं कि अगर जनता के लिए जहर भी पीना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। आज दिन भर इन तस्वीरों की चर्चा होती रही, लेकिन इस घटना को लेकर अब राहुल गांधी ने नाराजगी भी जताई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पटना में बिहार बंद वाले कार्यक्रम के बाद तेजस्वी यादव नवादा पहुंचे और यहां पर कार्यकर्ताओं ने सोने का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया। अब वीडियो वायरल हो गया है। नवादा का ये कार्यक्रम स्थल लोगों से भरा हुआ था। कार्यकर्ता अलग अलग रंग में दिखाई दिए। एक कार्यकर्ता ऐसा भी दिखा जिसने अपना पूरा शरीर हरे रंग में रंगा हुआ था और शरीर पर तेजस्वी यादव का नाम लिखा था। इसके बाद तेजस्वी यादव की मंच पर एंट्री हुई। कुछ लोगों ने बुके देकर उनका स्वागत किया, लेकिन तभी दो महिलाएं मंच पर आई और तेजस्वी के माथे पर सोने का मुकुट बांधकर उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में जेडीयू के पूर्व विधायक कौशल यादव और पूर्व विधायक पूर्णिमा यादव समेत कई नेताओं ने आरजेडी का दामन भी थामा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिल पाएगा या नहीं, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोबेल पुरस्कार के लिए दावा जरूर ठोक दिया है। केजरीवाल का तर्क है कि उन्होंने एलजी के रहते हुए दिल्ली में इतने सारे काम करा दिए जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। जितने दिन हमारी सरकार रही हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली। उधर बीजेपी भी केजरीवाल की मांग का समर्थन कर रही है, लेकिन वजह दूसरी है। उनको नोबेल पुरस्कार मिल सकता है अगर उस लिस्ट में, उस कैटेगरी में करप्शन हो, इनएफिशिएंसी हो, अनार्किज्म हो, तो केजरीवाल इन सब दावेदारों के लिए नोबेल पुरस्कार ले सकते हैं। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तंज कसते हुए कहा है कि केजरीवाल ने जिस तरह एक बोतल पर एक बोतल फ्री शराब दी, उसके लिए उन्हें नोबेल दिलवाया जाना चाहिए और इस पर विधानसभा में भी प्रस्ताव पास किया जाएगा। नेता जब विपक्ष में होते हैं तो न जाने कितने बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन यही नेता जब सत्ता में आ जाते हैं तो सच स्वीकारना इनकी मजबूरी बन जाती है। आज मध्य प्रदेश के मंत्री का एक बयान खूब वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने ये स्वीकार किया है कि गड्ढों से मुक्ति का सपना जनता को छोड़ देना चाहिए। जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे से मेरा मतलब ये है कि उसके लिए कई बार ये होगा कि किसी सड़क को बने हुए 4 साल हो गए, उसकी समय सीमा 5 साल है, तो हो सकता है 4 साल के बाद गड्ढे हो जाएं। पीडब्ल्यूडी मंत्री कह रहे हैं कि दुनिया में गड्ढा मुक्त सड़क की तकनीक अभी तक पैदा ही नहीं हुई। मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है कि जिसपे गड्ढा होता ही नहीं, तो वो तकनीक अभी तक पीडब्ल्यूडी के ध्यान में नहीं आई है। एक वक्त था जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से बेहतर बताते थे, और अब पीडब्ल्यूडी मंत्री के ऐसे बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। माननीय राकेश भैया, ये गड्ढे तो रहेंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा ना तो पूरी भाजपा खड्डों में दफन मिलेगी यार। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जब तक सत्ता में नहीं रहती सिर्फ तब तक ही बड़ी बड़ी बातें करती है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर अपने विवादित भाषण के चलते सुर्खियों में हैं। कांग्रेस विधायक अशोकनगर जिले में पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहीं उन्होंने संघ पर विवादित टिप्पणी कर दी। साहब सिंह गुर्जर ग्वालियर जिले की ग्रामीण सीट से विधायक हैं, लेकिन जब अशोकनगर पहुंचे तो अपने साथ नया विवाद ले आए। साथियों, जो मर्द थे वो जंग में आए और जो थे वो संग में गए। अब साहब सिंह गुर्जर की इस टिप्पणी पर बीजेपी आग बबूला हो गई। जो शामिल हुए उन्हें मर्द कह रहे हैं,
थर्ड जेंडर का भी आप अपमान कर रहे हैं, आप महिलाओं का भी अपमान कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के विधायक पर कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं साहब सिंह गुर्जर का कहना है कि संघ का मतलब सिर्फ आरएसएस नहीं होता। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद नदियां इस वक्त उफान पर हैं। पानी सड़कों पर आ गया है और लोग जान को खतरे में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये वीडियो छतरपुर का है, जहां भंडार नदी का पानी पुल के ऊपर आ गया। पुल के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी। लोग पानी उतरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी एक बाइक सवार जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। तेज बहाव में ये लड़का बाइक को संभाल नहीं पाया और बाइक के साथ ही भंडार नदी में गिर गया। गनीमत रही कि लड़का नदी के किनारे पर गिरा और उसे तैरना आता था। कुछ दूर तक तैरने के बाद ये लड़का नदी के किनारे पर पहुंचा, लेकिन इसकी बाइक बह गई। ओडिशा के संबलपुर में पानी में बही एक बुजुर्ग महिला को लोगों ने बचाया, लेकिन इस घटना के पीछे जो कहानी है उसे लोग ऊपर वाले का चमत्कार ही मान रहे हैं। दरअसल 72 साल की अहिल्या देवी नदी में स्नान करने गई थी। इसी दौरान पानी का बहाव तेज हो गया और बुजुर्ग महिला उसी बहाव में बह गई। कोई 5 किलोमीटर तक बहते बहते महिला नदी किनारे एक पेड़ पर अटक गई। पानी का बहाव तेज था, लिहाजा अहिल्या ने पूरी रात पेड़ पर टहनी पर ही बिता दी। सुबह रेंगाली इलाके से रेस्क्यू टीम उस जगह पहुंची जहां महिला अटकी हुई। महिला का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया और उसे नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया। बहरहाल दादी को खोजने के लिए पोते ने अग्निशमन अधिकारियों को धन्यवाद दिया है। नेपाल से सटे यूपी के श्रावस्ती में 6 घंटे की बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए, जहां कई जगहों पर बाढ़ का पानी सड़क और पुलिया के ऊपर बह रहा है। इससे कई जगह पर आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई। ये उसी तरह से डरा देने वाला वीडियो है जिसमें पानी पूरे वेग से पुल के ऊपर से होकर बह रहा है। ऐसे खतरनाक हालात में कुछ लोग मोटरसाइकिल से रास्ता पार करने का जोखिम उठा रहे हैं, तो कुछ बच्चे भी पुल के ऊपर पानी के बीच से सड़क पार करते दिखाई दिए। हालांकि ज्यादातर लोग पुल के ऊपर बह रहे बाढ़ के पानी को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और सुरक्षित किनारे पर ही खड़े होकर पानी के उतरने का इंतजार करते दिखे, क्योंकि भिनगा इलाके के इस पुल पर पानी के तेज रफ्तार के बीच फंसकर यहीं पर एक बाइक सवार बह गया था। बाइक सवार को तो किसी तरह गोताखोरों ने बचा लिया, लेकिन उसकी बाइक बाढ़ में बह गई। भारी बारिश के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजस्थान के झुंझुनू से भी सरकारी सिस्टम की पोल खोलने वाली एक तस्वीर सामने आई। यहां स्टेट हाईवे का एक हिस्सा उद्घाटन से पहले ही बारिश के पानी में बह गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। पोल बाघुली और जहाज इलाके को नेशनल हाईवे 52 से जोड़ने के लिए 6 महीने पहले ही ये सड़क बनाई गई थी, जो उद्घाटन की बाट जो रही थी। लेकिन भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा और तेज बहाव में सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। बिजली का खंभा भी सड़क के साथ साथ पानी के तेज बहाव में गिर गया। सड़क निर्माण का काम कुछ हफ्ते पहले ही पूरा हुआ था और जल्द ही उसका उद्घाटन होने वाला था, लेकिन मॉनसून की पहली बारिश भी सड़क झेल नहीं पाई। इस घटना के बाद लोगों ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। लोगों ने यहां तक आरोप लगाया कि सड़क बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ, जिससे सड़क पानी में बह गई। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा प्रभावित मंडी जिला है, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिन भर लोगों के बीच रहे, उनकी समस्याओं को सुना और मदद का भरोसा दिया। जब लोग मुसीबत में घिरे हों तो उनके लिए इससे अच्छी तस्वीर भला और क्या हो सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एक साथ मंडी के थुनाग इलाके में पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे, उनका हाल जाना। यहाँ नेताओं ने मलबे में दबे घर, उजड़ी जिंदगियां और चारों तरफ पसरा हुआ सन्नाटा जिसे महसूस किया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रभावित लोगों के साथ बैठकर खाना भी खाया, उन्हें गले लगाया और भरोसा दिया कि सरकार से जितनी मदद हो सकेगी वो की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि जिन लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं उन्हें 7 लाख रुपए की सरकारी मदद दी जाएगी। इस दौरान सीएम सुक्खू लकड़ी पर चढ़कर नदी पार करते हुए भी देखे गए। हिमाचल सरकार ने केंद्र से भी विशेष सहायता की मांग की है, ताकि प्रभावित परिवारों के दर्द पर मरहम लगाया जा सके। अब बात करते हैं मौत के उस रास्ते की जिस पर चल रहे 12 लोगों की जिंदगी आज एक झटके में खत्म हो गई। हम बात कर रहे हैं गुजरात के वडोदरा जिले के उस पुल की जिसके बीच का एक हिस्सा आज सुबह अचानक महिसागर नदी में गिर गया। जिस वक्त पुल का हिस्सा गिरा उस वक्त कई गाड़ियां उस पर गुजर रही थी।
पुल गिरने के बाद गाड़ियां भी नदी में समा गई। इनमें 2 ट्रक, 2 कार, 1 ऑटो रिक्शा शामिल है, जबकि एक बड़ा सा टैंकर टूटे पुल पर ही लटक गया। ये ऐसा बुरा सपना है, ऐसी दुर्घटना है जिसे कोई अपने दुश्मन के साथ भी होता नहीं देख सकता। गुलाबी साड़ी वाली ये महिला उन बदनसीब लोगों में थी जिनकी गाड़ी पुल से नीचे गिरी। ड्रोन वीडियो में पुल का एक बड़ा हिस्सा गायब दिखा और उसके नीचे गाड़ियों का ढेर। ये वीडियो उस वक्त का है जब हादसे के बाद गाड़ियां नीचे फंसी हुई थी। हादसे के वक्त पुल के उस हिस्से से 2 ट्रक, 2 कार, 1 ऑटो रिक्शा गुजर रहा था। पुल गिरा तो ये सभी गाड़ियां नदी में गिर गई। पुल के 2 टुकड़े होने के बाद उसने कई जिंदगियों को निगल लिया। 40 साल पुराने पुल की हालत जर्जर थी, फिर भी उसे भारी वाहनों के लिए बंद नहीं किया गया। लोग अपनी सरकार और प्रशासन पर भरोसा करते हुए उस जर्जर पुल से गुजर रहे थे। आज सुबह बड़े बड़े ट्रक, कार, रिक्शा, बाइक, हर तरह की गाड़ी उस पुल के ऊपर से गुजर रही थी। तभी अचानक पुल ने जवाब दे दिया। उसका एक बड़ा हिस्सा एक झटके के अंदर नदी में समा गया। 1 सेकंड पहले पुल पर चल रहे लोग अगले ही पल नदी में थे। लेकिन वडोदरा के उस पुल से गुजर रहा एक ऐसा टैंकर भी था जिसके ड्राइवर की किस्मत बहुत अच्छी थी। ड्राइवर ने बिल्कुल सही समय पर ब्रेक लगाया और अपने टैंकर को नदी में गिरने से बचा लिया। पुल पर लटके इस टैंकर को देखकर आप भी वडोदरा में हुए इस खौफनाक हादसे को महसूस कर पाएंगे। टूटे हुए पुल में फंसे ट्रक की इस तस्वीर ने गुजरात के विकास के दावों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिए। वो गुजरात जिसके डेवलपमेंट मॉडल ने दुनिया भर में भारत की साख बनाई, जो भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल निभाता है, उसी गुजरात में 40 साल पुराने टूटे हुए पुल में फंसा ट्रक सिस्टम पर उठे सवालों का बोझ ढोता दिख रहा है। यहाँ एक ट्रक तो आप देख सकते हैं, जो ट्रक है अभी भी वहाँ पर जो उस तरह से लुढ़का है कि कभी भी गिर सकता है। पुल के एक छोर के करीब मौजूद ट्रक किसी तरह खुद को बचाए खड़ा था और अधिकारी उसके पास जाकर मुआयना कर रहे थे। हादसे वाली जगह का मंजर ऐसा था कि ऊपर ट्रक पुल में फंसा था और नीचे नदी में गिरे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा था। पुल पर फंसे ट्रक को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। ट्रक की हालत वाकई ऐसी थी कि अगर पुल में थोड़ी सी दरार और आ जाए तो ये ट्रक भी बाकी गाड़ियों की तरह नीचे गिर जाएगा। सिस्टम की अनदेखी से गुजरात में ये बड़ा हादसा हुआ, लेकिन गुजरात के आम लोगों ने यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की मदद की, लोगों का दिल जीत लिया। ये बात सही है कि लोगों को मरने के लिए छोड़ने वाले अधिकारी हादसे की खबर मिलने के बाद पहुंचे, लेकिन उनके आने से पहले ही वडोदरा के पादरा इलाके के लोग देवदूत बनकर हादसे वाली जगह पहुंचे। स्थानीय लोगों ने नदी में गिरे लोगों की जिस तरीके से मदद की, उसकी तस्वीरें देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। पुल से नीचे गिरी कार में मौजूद लोगों को बाहर निकालने के लिए पूरा गांव टूट पड़ा। पानी के बीच सबने पहले तो गाड़ी पलटाई, इसके बाद गांव के लोगों ने खुद ही रेस्क्यू करना शुरू किया। पानी में फंसे लोगों को निकालने के बाद उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए ह्यूमन चेन बनाया गया। गाँव वालों की मेहनत रंग लाई, उनकी वजह से कई लोगों की जान बच पाई। वडोदरा में नदी के पानी में रस्सी की मदद से लोगों को बचाने की कोशिश हुई और आप देख सकते हैं कि पानी इतना भारी है, बहाव इतना ज्यादा है, फिर भी यहाँ रेस्क्यू की कामगिरी हो रही है। एक ट्रक है, आप देख सकते हो। पुल से नीचे गिरने के बाद एक तरफ गाड़ियां नदी में डूबती जा रही थी, तो दूसरी ओर एनडीआरएफ और दूसरी रेस्क्यू की टीमें उन गाड़ियों को बाहर निकालने की कोशिश में लगी थी। ट्रक के हर कोने में रस्सी लगाकर उसे किसी तरह पानी से निकालने की जद्दोजहद हो रही थी। अपनी आंखों के सामने 12 लोगों को लापरवाही की वजह से दम तोड़ते देख स्थानीय लोगों का गुस्सा भी फूटा। जिस जगह पुल गिरा, वहां के लोगों ने सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। लोगों का आरोप था कि 40 साल पुराने पुल की जर्जर हालत जानकर भी अधिकारियों ने मरम्मत के नाम पर सिर्फ लीपापोती की। मात्र जो ब्रिज पे खड्डे थे वही खड्डे पुरवाए, जो उसका नीचे वाला स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर उन्होंने रिपेयरिंग नहीं करवाया। अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाने वालों में कांग्रेस के पूर्व विधायक भी शामिल थे। उन्होंने तो पिछली बार गुजरात सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। नितिन भाई पटेल जो मार्ग मकान विभाग थे, डेप्यूटी सीएम थे, उनको बार बार रजूआतें यहाँ पे हमने की थी कि ब्रिज तात्कालिक दौरान अभी भारदारी वाहनों के जो लोडेल वाहन हैं उनके लिए ब्रिज बंद कर दिया जाए। स्थानीय नेताओं की मांग को दरकिनार करते हुए प्रशासन ने पुल को चालू रखा। यहाँ तक कि पुराने पुल की जर्जर हालत पर कई आवेदन भी दिए गए, लेकिन हर बार सिर्फ मरम्मत ही हुई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।